जी बेटा, तो हम लोग ना अब आपके साथ नेशनल इनकम ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो नेशनल इनकम पढ़ते हुए हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट जो कि था डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। एक बार उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते कि वो क्या था। तो जब मैंने नेशनल इनकम पढ़ाना शुरू करा, आई टोल्ड यू दैट नेशनल इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज डोमेस्टिक इनकम and the other part is net factor income from abroad. Domestic income is the income which is earned या which originates inside the domestic territory. It is also known as economic territory. NFI का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, that was FIFA minus FITA. FIFA was factor income from abroad, FITA was factor income to abroad. So NFIA was basically the difference between FIFA and FITA. So FIFA was the income that we were earning from abroad. FITA was the income that we were paying to abroad, or the foreigner residents were earning from our domestic territory. That is why it is deducted, because it decreases our national income. FIFA is added because it increases our national income, because this is the income that our residents have earned from abroad. And then on the other hand, we have domestic income, that is the income which is earned or which originates inside the domestic territory. So under domestic territory, we had around 4 things that had to be included in domestic territory. So we had geographical boundary, we had the territorial waters, and the aerospace. Aerospace means the airspace above the geographical boundary as well as the waters. और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स को भी इंक्लूड किया गया, यानी कि अगर हमारे किसी रेजिडेंट के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, वो भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगा। रिसेंटली सुएज कैनाल में एक शिप फंस गया था। सुएज कैनाल के बारे में हम लोगों को अभी बहुत डिटेल में पढ़ना को भी मिलेगा आगे। सुएज कैनाल में एक शिप फंस गया था, और उस शिप का जो ऑपरेटर था एवरग्रीन, शिप का नाम था एवरगिवन। ये शिप है बेटा एवरगिवन, ये शिप का नाम, ये कंपनी का नाम। ये जापानीज कंपनी थी, जो ओनर थे इनके, ऑपरेटेड बाय तैवानी कंपनी, तैवान की कंपनी थी जो ऑपरेट कर रही थी। तो ओनर जो थे वो जापान के थे। तो ये शिप पूरी दुनिया में अगर कहीं भी घूम रहा होगा ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, क्योंकि इसके जो ओनर्स हैं दे आर दी रेजिडेंट्स ऑफ जापान। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जितने भी स्टाफ था इसका, वो सारे इंडियंस थे। 25 स्टाफ था, 25 के 25 इंडियंस थे मेरे बेटे। बचपन से ही सलमान खान के फैन थे। सलमान खान को गाड़ी चढ़ा दूंगा, बोलो शिप चढ़ा दूंगा, तो पूरा जाम लगा दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मेरे बेटे हमने पढ़ा फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल वाटर। अगर इंटरनेशनल वाटर वो वाटर होता है जो किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, वहाँ पर हमारा कोई फिशिंग वेसल या ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है हमारे किसी रेजिडेंट का, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज ऑफ एम्बेसीज एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन अब्रॉड, यानी कि अगर हमारी कंट्री की कोई एम्बेसी है या हमारी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर हमला करके वहाँ पर अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश कर दी, तो वो हमारी टेरिटरी हो जाएगा। सर कितना सही है ना, पाकिस्तान पे अटैक कर दे हम लोग, कर दो मेरे बेटे, क्या दिक्कत है, खाली तो हो ही, तुम घर पे बैठे हो, कर दो। चलो आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे बच्चे, बात कर लेते हैं यहाँ पर ज़रा। तो मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आपने मुझे बताना है किसकी डोमेस्टिक इनकम है और किसकी नेशनल इनकम है। ध्यान से ज़रा सुनिएगा। रेंट पेड बाय अमेरिकन, पता नहीं, टू चाइनीज फॉर हिज प्रॉपर्टी इन यूके। चलो, बड़ा मल्टीनेशनल क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। मुझे ये बता दो मेरे बेटे, इसमें क्या चीज फॉर श्योर तो होगी ही होगी। क्या लगता है, क्या चीज आपको फॉर श्योर दिख रही है कि ये तो नेशनल इनकम होगी होगी या ये डोमेस्टिक इनकम बनेगी बनेगी? साक्षी का आंसर ना मेरे को आ गया भाई कि सर जी देखो बात ऐसी है, ये नेशनल इनकम जो है ना,
ये चाइना की बनेगी। सर नेशनल इनकम चाइना की कैसे बनेगी साक्षी, ध्यान से। वो इसीलिए क्योंकि रेंट हैज बीन पेड बाय अमेरिकन डैश टू चाइनीज, पैसा किसको मिला है, चाइनीज को, तो नेशनल इनकम तो चाइना की बनेगी। लेट्स सपोज यहां पर अमेरिकन एम्बेसी लिखा हुआ है मैंने, लेट्स सपोज, तो बताना डोमेस्टिक इनकम किसकी होगी। अमेरिका। बिल्कुल ठीक है, अमेरिका करेक्ट है बेटा। अच्छा अगर इसी एग्जाम्पल में सेकंड केस में यहां अमेरिकन बैंक होता जो कि यूके में खुला हुआ है, तो डोमेस्टिक इनकम किसकी होती बेटा, यूके। नेशनल इनकम किसकी होती बेटा, चाइना। अच्छा अगर चाइनीज की जगह अमेरिकन पर्सन होता तो बताना नेशनल इनकम किसकी होती, अमेरिका की, ठीक है ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम किसकी होती बेटा उस केस में, यूके की होती बेटा। रेंट पेड बाय अमेरिकन बैंक है, समझ आया बेटा कि अमेरिका क्यों नहीं है यहाँ। अमेरिका इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका की टेरिटरी नहीं है, अमेरिका का बैंक है, और बैंक जो है वो टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है। याद होगा ना हमारा एक एसबीआई बैंक था, लंच के बाद आना वहाँ पर खुला हुआ, हमारी टेरिटरी थोड़ी थी, वो तो उनकी टेरिटरी थी, उनकी टेरिटरी पे इनकम ओरिजिनेट हो रही थी और हमको सिर्फ प्रॉफिट आ रहा था। तो हमारी नेशनल इनकम तो थी पर हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं थी, ठीक है सर। अच्छा चलो दोबारा से ना मैंने इसे एम्बेसी कर दिया, सपोज दोबारा से एम्बेसी है, अब बताओ क्या है ये, डोमेस्टिक किसकी, नेशनल किसकी। डोमेस्टिक इनकम अमेरिका, नेशनल बोलो, नेशनल नेशनल भी अमेरिका। गुरलीन ने बोला भाई सिंपल सी बात है यार, टेरिटरी जब उसकी है तो डोमेस्टिक उसकी हो गई, बंदा भी उसका है तो उसका हो गया ना, हम क्या करें, उसका बंदा है तो ठीक है, मतलब उनका बंदा मतलब उनका रेजिडेंट, ये वो वाला बंदा नहीं है मेरे बेटे, ठीक है ओके। चलो आगे चलते हैं, अब आगे अगला एग्जांपल लेते हैं। विल दी फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बेटा वो ऐसे आता है, या तो डोमेस्टिक लिखा होगा या नेशनल लिखा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अभी रुक जाना जल्दी नहीं करना। लेट आउट टू यूएस बैंक। क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है? नो सर, ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे द प्रॉपर्टी इन सिंगापुर लेट टू अ यूएस बैंक इज नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन आता है विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजंस। तो हमें ना बेटा रीजंस भी देने होते, तो रीजन क्या बोलेंगे, दैट द यूएस बैंक इन सिंगापुर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा सिर्फ नो नहीं बोलना मेरे बेटे, ऐसे मुंह पे जवाब नहीं देते, समझाया था ना बचपन में कि ऐसे मुंह पे जवाब नहीं देते, कारण बताओ, गिव रीजंस, वो भी लिखा होता है इंग्लिश में, ओके। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, अब आपको पता है क्या होने वाला है, अब तो मतलब आप क्वेश्चन बनाने लग गए हो यार। सर आप कुछ नहीं करोगे, एंड वाली चीज को चेंज कर दोगे। चलो बताओ बेटा, यूएस एम्बेसी है, क्या अब इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? अरे यूएस की एम्बेसी है भाई, यूएस की एम्बेसी है, नहीं होगा क्या? नो सर, बिकॉज यूएस एम्बेसी इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएस। अच्छा यूएस बैंक इन सिंगापुर जो है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पहले तो ये बताओ मेरे को। सिंगापुर, ये डोमेस्टिक है सिंगापुर की। अच्छा अगर 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 डोमेस्टिक इनकम पूछ लिया जाता कौन सी कंट्री की है, तो हम यहां बोल देते यूएस। अगर यही क्वेश्चन होता विल दी फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या रहता? दोनों ही केसेस में हमारे आंसर यस हो जाते। अच्छा सर यस क्यों हो जाते? बिकॉज द इनकम हैज बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट।
अच्छा, तो मतलब ये आप रीजन बता रहे हो हमें। यस मेरे बेटे, कि रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन, तो हम बोलेंगे यस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओ ये बात, चलो पर इसे हम पहले वाले ही रहने देते हैं। थर्ड पार्ट, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं बेटा। अब थर्ड जो है, अब ना मैं क्या करता हूँ, ये यूएस बैंक को ना डिमोलिश कर देता हूँ और यहाँ खोल देता हूँ इंडियन एम्बेसी। लो जी लो, क्या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, यस और नो? Yes, sir. यस मेरे बेटे, क्यों? बिकॉज इंडियन एम्बेसी इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम भी होगा या नहीं होगा? Yes, sir. नेशनल इनकम भी होगा बिकॉज इट हैज बीन रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे जो फी मिलती है वो फी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है या दोनों है? बोथ, बिकॉज इनकम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ना, कोई यूएस के एम्बेसी में बैठ के तो पढ़ा नहीं रहा मैं आपको। एंड इट इज ऑल्सो अर्न बाय एन इंडियन रेजिडेंट, तो दोनों ही चीजें सेटिस्फाई हो गई। मान लेते हैं कि मैं यूएसए का रेजिडेंट हूं, मान लो ना, क्या जा रहा है, मान लो, तो फिर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम तो होगी पर नेशनल इनकम यूएस की होगी। मान लो, मतलब ऐसा हो भी सकता है, कोई गलत नहीं है, कि आप कीनिया के रेजिडेंट हो, कीनिया में बैठ के पढ़ रहे हो और मैं इंडिया में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो डोमेस्टिक इनकम तो कीनिया की होगी या इंडिया की होगी? ये बताओ, मैं इंडिया में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आप सर इंडिया की इंडिया की होगी, क्योंकि जहाँ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वहाँ को देखते हैं हम, जहाँ कंज्यूम हो रही है वहाँ को नहीं देखना हमें। अच्छा सर, तो सर नेशनल इनकम भी इंडिया की होगी? यस मेरे बेटे, इसी को एक्सपोर्ट बोला जाता है। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, आप जब समझाओगे समझा देना। आज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ और कुछ नई बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। आज की क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग 3 फॉर्मूलाज विद यू। इन 3 फॉर्मूलाज की मदद से वील डेवलप 56 कन्वर्जन फॉर्मूलाज एंड एटलीस्ट 8 डेफिनेशंस। अच्छा, यानी कि अगर 3 फॉर्मूलाज को कर डाला तो लाइव झींगा डाला, तो 3 फॉर्मूलाज याद करने आपने किसी तरीके से, इससे हमारे 56 फॉर्मूलाज और 8 डेफिनेशंस जो हैं वो बन जाएंगी। तो आइए चलिए, पहला फॉर्मूला जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं इसे। द फर्स्ट फॉर्मूला इज ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो पूजा कह रही है मैं बताऊंगी। पूजा ने बोला सर देखो सिंपल सी बात है कि हमने ना एक मशीन खरीदी। मैंने कहा किस चीज़ की मशीन थी? कह रहे ये सैनिटाइज़र बनाती थी, हमने पिछले साल खरीदी थी जिस टाइम पर कोविड आया था ना, तो हमने बोला रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, 25 दिन में पैसा डबल। मैं कहा ठीक है जी। तो इन्होंने मशीन खरीद ली, इस मशीन से ये सैनिटाइज़र बनाते हैं। इन्होंने ये मशीन ली थी मेरे बेटे, लेट्स सपोज 1 करोड़ की। 1 साल बाद आज इसकी जो वैल्यू है बेटा 1 करोड़ होगी या 1 करोड़ से कम हो गई होगी? मुझे तो ये बताओ पहले तो। कम हो गई होगी सर, इतनी थोड़ी रहेगी यार, कैसी बात कर रहे हो। लेट्स सपोज 70 लाख रुपीस वैल्यू रह गई। इस वैल्यू को बोलते हैं अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नमन भाई, इस वैल्यू को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और मेरे बच्चे, इनका जो डिफरेंस आता है ना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहां पर अकाउंट्स वाले कह रहे हैं हमें बता रहे हो ये खेल के आए हम इससे, इस खतरे से हमने 11th क्लास में बहुत खेला है। तो मेरे बेटे बाकी बच्चे भी यहाँ पर हैं, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो बताता है फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि जब एसेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाता है। इसके रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो उस एसेट को यूज़ कर रहे हो या फिर वो एसेट टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो गया है। सर ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मेरे बेटे कि आपके पेरेंट्स ने ना 8th क्लास में आपको प्रॉमिस करा था कि बेटा अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे ना तो आपको हम iPhone X लेकर देंगे, iPhone X।
उन्होंने लाकर भी रख दिया था घर में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे हमारा बच्चा तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। तो आज भी पन्नी लग के वो डब्बा ना आज भी आपके घर में पड़ा हुआ है मेरे बेटे, वैसे ही। मुझे ऐसा पता नहीं कि क्या हुआ, वो क्यों पड़ा हुआ है, आई डोंट नो, बट वो पड़ा हुआ है घर में, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो तब आपके पेरेंट्स ने ना वो 90,000 का लिया था, आज भी बिक जाएगा ना मेरे बेटे 90,000 का। आप में से एक बच्चे ने तो फेसबुक पे डाल भी दिया था कि वांट टू सेल अनओपन आईफोन एक्स फॉर 95,000। तो फेसबुक के नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनके बारे में बता नहीं सकता कि उसमें क्या लिखा हुआ था, आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे ने उसके आगे विंटेज भी लिखा हुआ था कि विंटेज आईफोन फॉर सेल ऐसे करके। तो मेरे बेटे किसी ने दिए नहीं होंगे मेरे हिसाब से, इतने भी नहीं दिए होंगे। इसने पूछा ऐसा क्या है, खुला भी नहीं है। तो किसी बंदे ने समझाया, कह रहा भाई टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड फ़ोन है वो, कह रहा उसमें 2 कैमरा होते थे, अब तो 3-4 कैमरे वाला फ़ोन आ गया, बेकार है, पुराना है ये वो, ऐसे करके समझाया। तो मेरे बेटे इसे ना ऑब्सोलीसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीसेंस, ऑब्सोलीट हो गई वो चीज़। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात समझ आती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ग्रॉस वैल्यू जो है वो बेसिकली नेट और डेप्रिसिएशन का समेशन है। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट 70 लाख की, मतलब आज की मेरे उस एसेट की वैल्यू 70 लाख है, क्योंकि वो 30 लाख डेप्रिशिएट हुआ था। तो इससे मुझे पता लगा कि मैंने जब वो लिया था तो वो 1 करोड़ रुपए का था। तो इससे एक फॉर्मूला बना, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला बना मेरे बच्चे? ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस वैल्यू 100 है, नेट वैल्यू 80 है, यानी कि जब लिया था तो 100 का था, आज है 80 रुपए का, तो इसका मतलब 20 रुपए की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अगर मैं ये केस देखूं, केस 1 देखूं, तो इसमें मुझे ये दिख रहा है कि जो ग्रॉस वैल्यू है वो नेट वैल्यू से बड़ी है, यानी कि 100 रुपये जो हैं वो इस 80 रुपये से ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा। तो ग्रॉस जो है वो नेट से ज़्यादा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब उल्टा केस आपके दिमाग में जो आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर नेट जो है वो ग्रॉस से ज़्यादा हो। पर फिर एक अकाउंट्स वाले ने बच्चे ने बोला, सर ये पाप कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन कभी ना नेगेटिव नहीं होती है। फिर इतने में दिवजोत ने बोला, कह रहा अगर मैंने गोल्ड लिया है तो नेगेटिव डेप्रिसिएशन का मतलब एप्रिसिएशन। फिर मैंने दिवजोत कनेडा वाले ब्राउन मुंडे को बोला कि बेटा बात ऐसी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग ना यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम मशीनरी की बात नहीं कर रहे, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात करें पूरी इकोनॉमी में। पूरी इकोनॉमी में जितने की इन्वेस्टमेंट लगाई गई, 1 साल बाद उसकी वैल्यू पक्का कम होगी। भाई हल्दीराम ने पिछले साल स्टोर खोला तो उसमें जो भी एसेट्स लगाए होंगे उनकी वैल्यू कम हो गई होगी। ऐसे मान लेते हैं रेमंड ने एक स्टोर खोला, मैकडी ने एक स्टोर खोला, डोमिनोज ने एक स्टोर खोला, इंडियन एयर इंडिया ने कुछ प्लेन्स खरीदे, स्पाइस जेट ने कुछ प्लेन्स खरीदे, इंडियन रेलवेज ने कोई ट्रेन्स चलाई, मेट्रो के कोचेस आए, वो उन सबकी वैल्यू कम हो गई होगी। तो हम ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए दिस केस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो मतलब आप ये कह रहे हो डेप्रिसिएशन नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बेटा एक एसेट की तो हो सकती है, पर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई थी पिछले साल, उसकी वैल्यू एब्सोल्युटली कम हुई होगी, पक्की बात है। अच्छा सर ऐसा हो सकता है, ऐसा कर दो यार मज़ा आ जाए कि डेप्रिसिएशन 0 हो जाए। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक टाइम पीरियड निकल चुका हो और चीज़ें डेप्रिशिएट ना हुई हो। सर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि मैंने कार खरीदी हो, जितने की खरीदी थी उतने की बिक रही है। तो मेरे बेटे हम ना आपकी कार के लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं है, उसमें सेल डालो, बेड के नीचे से निकालो और उसे चलाओ, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग कंसर्न नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो एक ही केस पॉसिबल है कि ग्रॉस जो है हमेशा नेट से बड़ा होगा। जी हाँ बेटा, सिर्फ एक केस पॉसिबल है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सेकंड, अच्छा हार्दिक गोल्ड लिखकर भी दे रहा है मेरे को यहाँ पर। हार्दिक बेटा मैंने बता तो दिया गोल्ड। आओ दूसरा केस, मतलब दूसरा फॉर्मूला। सर एक फॉर्मूला हो गया, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ, दूसरे फॉर्मूले से तो आप बचपन से ही खेल रहे हो मेरे बेटे। जब पैदा हुए थे ना आप, आपने मम्मी पापा थोड़ी बोला था, आपने बोला था नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। आपको बचपन से पता है मेरे बेटे फॉर्मूला क्या था, ये अभी तो पढ़ा था हमने।
नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। सर ये भी फॉर्मूला है इसमें, तो सही है, 3 में से 2 तो आपने करा दिए, एक ही रह गया इसके बाद, तो बहुत ईजी। अब यहां पर आपको ध्यान होगा सांची, हमने यहां पर पढ़ा था मेरे बेटे कि नेशनल जो है वो डोमेस्टिक से ज़्यादा हो सकता है। मतलब अगर ये 100 है तो दिस कैन बी 80 व्हेन NFIA जो है वो क्या हो सांची, पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होता है? व्हेन फीफा इज ग्रेटर देन फीटा। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव 20 होगी, क्योंकि फीफा 30 था, फीटा 10 था, तो 20 रुपए जो है हम नेट से बाहर से कमा कर लेकर आए। फिर मेरे को पार्थ ने बोला कि सर यहाँ तो दूसरा केस भी बन सकता है। मैंने कहा पार्थ वो कैसे? कह रहा है सर नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है, आपने लास्ट क्लास में समझाया था ये तो हॉट्स के फॉर्म में। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। ये कब हो सकता है पार्थ? जब NFIA पॉजिटिव हो या NFIA नेगेटिव होगा बेटा? पार्थ आपकी वेट कर रहा हूं। अच्छा पार्थ कह रहा मैं तो माइक कौन ऑन करेगा? चलो, फीफा इज लेस देन फीटा, सो दिस कैन बी पॉसिबल जब ये 100 था, ये 120 था और इसकी वैल्यू -20 थी। मैंने कहा क्यों थी? तो पार्थ ने बताया हो सकता है सर हम बाहर से कम कमा कर लाए हों और बाहर वाले हमारे यहाँ से ज़्यादा कमा कर लेकर गए हों। मैंने कहा ओके बेटा ऐसा होगा। फिर मैंने देखा क्या नेशनल और डोमेस्टिक इक्वल हो सकते हैं क्या? तो पता लगा कि नेशनल और डोमेस्टिक इक्वल भी हो सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कब होगा नमन? तो नमन ने बोला सर जब NFIA 0 होगा। मैंने कहा यानी कि फीफा इज इक्वल टू फीटा। हाँ जी, तो दिस विल बी 100, दिस विल बी 100, दिस कैन बी 0 व्हेन 10 इक्वल टू 10, यानी कि 10 - 10 कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 0। बेटा यहाँ तक सेकंड फॉर्मूले तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो ओके बोल सकते हैं, थम्स अप का रिएक्शन दे सकते हैं, माइक अनम्यूट करके ओके बोल सकते हैं। कितने सारे तरीके दे दिए। कितना अच्छा लगता है ना, इतने सारे ओके आ रहे होते, इतना बढ़िया एकदम। चलो ठीक। पहले वाले पार्ट में डाउट है। हाँ जी सांची, ये वाले पार्ट में, पहले वाले में डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है? डिफ्लेशन का तो मतलब ये होता है कि जब सारी चीज़ सस्ती हो जाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, जैसे मैंने ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन मैंने ना 50,000 का लिया था, 40 का हो गया क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब ये फ़ोन जब 50 का मिलता था तो 40 का मिलने लग जाए, वो डिफ्लेशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब मैं इसे यूज़ करता रहा, ये कुछ टाइम तक पड़ा रहा मेरे पास बॉक्स पैक करके, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मान लेते हैं आपकी एक फैक्ट्री है मेरे बच्चे, उस फैक्ट्री में आपने एक मशीन लगाई 1 करोड़ रुपए की, आप चेयर्स बनाते हो, तो उस मशीन को यूज़ करते करते जब उसकी घिसावट होती है, वो थोड़ा सा घिस जाती है, वेयर एंड टेयर होता है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होगा? इकॉनमी में लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो आपका सामान नहीं खरीद पा रहे, तो आपको अपनी 100 रुपये वाली चेयर को 80 रुपीज़ में बेचना पड़ रहा है, वो डिफ्लेशन होता है बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूला पर। सर तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है मेरे बच्चे मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बताता हूं बेटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है साक्षी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा गवर्नमेंट बजट, तो याद होगा हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which are applied or levied on the value of goods and services, जो goods and services की वैल्यू पर लगाए जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने अगर कोई रजिस्टर खरीदा, कोई पेन खरीदा, कोई मैंने इक्विपमेंट खरीदी, फ़ोन खरीदा, मूवी देखने चले गया, डोमिनोज पे पिज़्ज़ा खा लिया, इन सब गुड्स पर या सर्विसेज पर जीएसटी नाम का एक टैक्स लगता है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। याद है ना, इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ा था, लगता तो डोमिनोज पे है पर वो निकलवाते मेरी जेब से हैं, तो इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है।
किस पर बर्डन शिफ्ट किया जाता है? कंज्यूमर पर शिफ्ट किया जाता है, जो अल्टीमेटली उस चीज़ को कंज्यूम करता है। अच्छा सर, तो आप क्या बताना चाहते हो? बताता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रजिस्टर है, अभी पढ़ा नहीं है रजिस्टर, चलो एक किताब निकाल लेते हैं यहाँ से, और रजिस्टर ही निकल आया, वाह, देख रहे हो? ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसका नाम है डायमंड लॉन्ग एक्सरसाइज बुक। वो ऊपर मून लाइट भी लिखा हुआ है, देख रहे हो? सारे चमकते सितारे इसी में ही है, तभी सिल्वर कलर का है, कोई बात नहीं। तो ये डायमंड, हाँ, डायमंड लॉन्ग एक्सरसाइज बुक, प्रोड्यूसर की जो फैक्टर कॉस्ट है, प्रोड्यूसर की जो फैक्टर कॉस्ट है वो 100 रुपये की है। मतलब प्रोड्यूसर की जो फैक्टर कॉस्ट है वो 100 है। प्रोड्यूसर इसे वंशिका को बेच रहा है, तो बताना कितने में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा बेटा, मेरे को ये बताओ। वंशिका, क्या लगता है आपको, अगर उसकी फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये है तो कितने रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा? सर ज्यादा में ही बेचेगा। ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं? 100 से ज्यादा में, 100 में, या 100 से कम में? 100 से ज्यादा में। सभी का जवाब आता है, अरे सर 100 से ज्यादा में बेचेगा, कैसी बात कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है क्या? कैसे से हो सर आप? तो चलो आओ, पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। ये डाउट आने का मतलब ये होता है कि हमारी जो 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी। सर क्या गड़बड़ी थी? गुरलीन कहती है, मैं दस दिया तो देखो, फैक्टर कॉस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। धीर ने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते थे? तो मुझे सांची ने बताया सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यानी कि 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिनकी जरूरत होती है हमें प्रोडक्शन करने के लिए। फिर गुरलीन ने बोला इनकी जो कॉस्ट होती है ना, मतलब जो ये प्रोड्यूसर से चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मैंने कहा गुरलीन ये क्या चार्ज करते हैं बेटा? तो गुरलीन ने बताया सर, जो लैंड हमें देगा वो ना बदले में हमसे रेंट चार्ज करता है। मैंने कहा लेबर? कहते हैं सर वेजेस, आपको नहीं पता? मैंने कहा नो। मैंने कहा बेटा जो कैपिटल देगा वो क्या चार्ज करेगा? कहती इंटरेस्ट। और मैंने कहा एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा फिर? कह रही सर उसे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा सही है। तो गुरलीन ने बताया कि यार सर बोल रहे थे कि 100 रुपये फैक्टर कॉस्ट है, तो आपको क्या लगता है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा या नहीं जुड़ा हुआ होगा बेटा? सर फिर तो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है बेटा, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जब भी वी से फैक्टर कॉस्ट, इट इज नॉट एक्चुअली कॉस्ट, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स which have been used for production, and entrepreneur is also one of the factor that has been used for production. So when I say that the factor cost of this register is 100 rupees, the producer will happily sell it for 100 rupees. पर सर अगर 10-20 रुपए ऊपर मिलते क्या जाता है? बेटा मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि कितने में तैयार हो जाएगा वो बेचने के लिए। मैं तो बहुत क्लेवरली क्वेश्चन पूछा था, ऐसे तो वो बोलेगा 20,000 का बेचूंगा मैं। तैयार कितने में हो जाएगा? 100 में तैयार हो जाएगा, बिकॉज हिज प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। अच्छा सर, तो जैसे ही प्रोड्यूसर वंशिका को ये रजिस्टर बेचने जा रहा था, एकदम से सरकार ने पकड़ लिया। करिए क्या कर रहे हो? मैंने कहा बनाया था रजिस्टर, बेच रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाई करनी है। कह रहे बच्चा तो घूमता रहता पूरे दिन, क्या पढ़ाई करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता है, हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस, आई एम अ बारबी गर्ल करके। तो क्या मतलब क्यों? मैं कहा नहीं पढ़ता भी है ये बच्चा ना। तो सरकार मेरे को बोल रही है हमारा ध्यान नहीं रखोगे क्या? मैंने कहा अबे तुम्हारा किस बात का ध्यान रखना भाई, तुम कौन? मैंने मेहनत करी, पेपर लेकर आया, इनको जोड़ा, बाइंडिंग करी, कवर चढ़ाया, नाम रखा डायमंड, और ये सारे काम मैंने करे, ट्रांसपोर्टेशन मैंने, तुमने क्या करा? अब मोदी जी ना थोड़े भावुक हो गए। वो कहते भाई तेरी फैक्ट्री में जो बिजली आती है वो बिजली की तारें हमने डलवाई थी, ना डलवाते तो तू बना लेता। कहाँ? कह रहे जिस तू ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है ना भाई, उसके लिए सड़क बनती है, सड़क हम बनाते हैं। अच्छा जी। कह रहे जो पुलिस की जो सिक्योरिटी तुम्हें प्रोवाइड होती है, बिना फियर के काम कर पाते हो, वो कौन? मैं कहा पुलिस से बिना फियर काम नहीं होता वैसे तो। कह रहे चलो कोई बात नहीं, और भी तो सर्विसेज देते हैं हम, इतनी सिक्योरिटी और ये सब।
मैंने कहा अच्छा जी। कह रहे उसके लिए हम भी कुछ पैसे लेंगे। मैंने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कहते 20 रुपये। तो अब मैं इस रजिस्टर को बेचने ही जा रहा था, 100 रुपये मेरे, 20 रुपये सरकार के। जैसे ही बेचने जा रहा था सरकार ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा अब क्या है? कह रहे यार तू ना 20 रुपये मत ले, 30 रुपये ले। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो भाई समझ ही नहीं आता, तुम्हारा तो लालच ही बढ़ता जा रहा है। अभी 20 रुपये बोल रहे थे, अब दोबारा 30 रुपये बोल रहे हो। हैव यू लॉस्ट इट मैन? कहते नहीं यार ये पब्लिक जो है ना बहुत गंदी है। जैसे हम किसी चीज़ पर टैक्स लगाते हैं ना, सड़कों पर उतर आते हैं। कह रहे जब वैट लगाया था 2005 में, सड़कों पे उतर आए, हाय हाय वैट वैट ये वो ऐसे करके दंगे करते हैं। कह रहे जब जीएसटी लगाया सड़कों पर उतर आए, हाय हाय जीएसटी ये वो दंगे करते हैं। मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो? कह रहे कुछ नहीं, हम ना पहले से ही ना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने ना 30 रुपये टैक्स लगा दिया। अब जैसे ही दंगे करते हुए आएंगे ना वंशिका जैसे कुछ और बच्चे कि रजिस्टर से टैक्स हटाओ, रजिस्टर से टैक्स हटाओ, करेंगे नहीं पर फिर भी करने आएंगे तो हम बोल देंगे जाओ 10 रुपये की सब्सिडी दे दी तुम्हें। तो ये वापस मुड़ जाएंगे कि चलो सरकार ने हमारी कुछ तो सुनी है। और सरकार मन ही मन हंस रही होगी क्या बे मूर्खों, मतलब मैं मूर्खों बोल रहा हूँ, सरकार कुछ और बोल रही है तुम्हें कि 20 रुपये ले रहे थे, ले लिए तुमसे 20 रुपये। ठीक है, आप देख लो, तुम अपने आप को ही समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सरकार ने बोला था आओ। तो सरकार क्या कह रही है, 100 रुपये जाएंगे मेरे बेटे प्रोड्यूसर को, 30 रुपये सरकार कह रही है मुझे चाहिए, और 10 रुपये सरकार कह रही है चलो मैं वापस कर दूंगी, कैश बैक। तो मार्केट में इस चीज का प्राइस 120 रुपये हो गया बेटा। 120 की बिकेगी ना अब ये कमोडिटी, तो सर वो जो 20 रुपये वो किसकी जेब में जाएंगे? वो बेटा सरकार के पास जाएंगे। अच्छा सर, मतलब आप ये बता रहे हो कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंज्यूमर पर लगाया जाता है, सब्सिडी वो बेनिफिट होता है जो कंज्यूमर को दिया जाता है। इसके बारे में हम गवर्नमेंट बजट में बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है सर, हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स और ये क्या होता है। तो आप ये बताना चाह रहे हो हमें कि इस केस में मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा है? हाँ बेटा, यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एनआईटी जो है वो पॉजिटिव है। हाँ जी खुशी बेटा, एनआईटी पॉजिटिव कब आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा या सब्सिडी ज़्यादा होगी? खुशी नेगी? इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया, खुशी नेगी। बर्ड्स आर चिरपिंग, क्या बात है, क्लोज टू दी नेचर बेटा। और क्या हालात है वहाँ जंगल में, सब ठीक है मेरे बच्चे? चलो कोई बात नहीं। एनआईटी नेगेटिव, आईटी इज लेस देन सब्सिडी। सर ये क्या लिख रहे हो, अपने आप ही लिखते जा रहे हो, हमें तो समझाओ। बेटा उल्टा भी पॉसिबल है। सर उल्टा कैसे पॉसिबल है, बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है मेरे बेटे। टाटा की जो फैक्टर कॉस्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि सब कुछ मिला के सारे फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है। ओके, आपको लगता है टाटा इस गाड़ी को 6 लाख रुपए में बेचेगा? क्या मार्केट में इसका प्राइस 6 लाख हो सकता है? तो मेरे को चेक ने बताया सर हो सकता है अगर गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर दे। मैंने कहा गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी बेटा इनकी? कह रहे सर देखो इसमें टैक्स ऐड होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो सर अगर सरकार टैक्स ना लगाकर इनको 4 लाख रुपए की सब्सिडी दे दे तो इससे क्या होगा? मार्केट में उस इलेक्ट्रिक कार का प्राइस कम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा ये बात तो तू सही कह रहे हैं। तो ये केस भी पॉसिबल है व्हेन एनआईटी इज नेगेटिव, जैसे एनएफआई नेगेटिव हो जाता था जब फीफा इज लेस देन फीटा, ऐसे ही व्हेन आईटी इज लेस देन सब्सिडी। बेटा यहां तक ये कोई सेकंड वाले इसमें कोई दिक्कत तो बताओ बेटा। सांची, वंश, रिया, जय, हिमानी, शांतनु, नो सर। कायरा बेटा एनी प्रॉब्लम? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मेरे बच्चे ओके। नाउ वी कम अप टू द थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कैन दिस सिचुएशन बी पॉसिबल व्हेन एमपी एंड एफसी आर इक्वल? पार्थ क्या लगता है एमपी और एफसी कब इक्वल होंगे? जब एनआईटी की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे? 0 होगी। और निहारिका बेटा 0 कब आएगा? जब आईटी और सब्सिडी में से कौन सा बड़ा होगा? सर दोनों इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया, जब दोनों इक्वल होंगे।
सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना यार। ऐसा भी होता है कभी कभार ना मेरे बेटे, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे मूवी बनाई जाती है। जैसे एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, ऐसे ही मूवी आई थी मैरी कॉम। ऐसे मेरे को वो खुशी बोल रही है ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा भी तो अच्छी मूवी थी, उसमें भी ऐसे खुल के जीने वाली बात थी। नहीं मेरे बेटे, ऐसी मूवीज़ पे नहीं मिलता। जो बहुत अच्छे टॉपिक पे लोगों को मोटिवेट करने वाली मूवीज़ होती हैं, उन पर ना कभी कभार सरकार ना चाहती है लोगों को कि यार लोग ना ये मूवी देखें। अच्छा सर फिर क्या होता है? क्योंकि लोगों को मूवी देखने के लिए मोटिवेट करना होता है तो सरकार टैक्स वेव ऑफ कर देती है। तो अगर टिकट जो है वो सपोज 200 रुपीज़ की है, कोई नॉर्मल मूवी देखने जाते तो आपको 250 की मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट 50 रुपये का टैक्स ले रही थी सांची। पर उन मूवीज़ के केस में सरकार क्या करती है, सरकार कहती है नहीं यार ये मूवी दिखानी चाहिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सके। तो उस केस में क्या होता है मेरे बेटे, FC 200 सरकार जो टैक्स है, सपोज टैक्स 50 का था तो 50 रुपए ही सब्सिडी दे देती है मेरे बच्चे, जिसकी वजह से टैक्स का बर्डन 0। हेंस टिकट सिर्फ 200 की मिल रही होती है। तो टैक्स फ्री का मतलब होता है टैक्स नहीं लग रहा टिकट पर। ये नहीं कि टिकट भी फ्री की है, ऐसे तो सब लोग देखने आ जाएंगे, क्या मिलेगा। जैसे मेरे को ऋषि भाई ने बोला कि दंगल जो है वो भी टैक्स फ्री थी, बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, मारी छोरियां क्या छोरों से कम है रे। तो ऐसे मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि हाँ जी ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है। तो बेटा ये तीनों केसेस पॉसिबल है। तो सर आप हमें ये बता रहे हो कि हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े, एक था ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें एक ही केस पॉसिबल था कि ग्रॉस नेट से बड़ा होगा हमेशा। फिर आपने बताया नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, इसमें आपने बताया कुछ भी हो सकता है, नेशनल बड़ा डोमेस्टिक बड़ा दोनों इक्वल। फिर आपने तीसरा केस बताया MP यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू FC प्लस NIT। FC इज फैक्टर कॉस्ट, NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है सर, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक है सर, मैं इन 3 फॉर्मूलाज को आपके लिए फिर से जॉट डाउन करता हूं और एक जगह लिखता हूं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर जी। एक फॉर्मूला है मेरे बेटे नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और NFIA का फॉर्मूला हमें पार्थ भाई पहले ही बता चुके हैं सर, दैट इज फीफा माइनस फीटा। और इसके बाद है MP का मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू FC फैक्टर कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जिस पर प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है, बिकॉज ही इज एबल टू रिकवर ऑल द कॉस्ट इंक्लूडिंग हिज ओन प्रॉफिट, प्लस NIT। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सर indirect tax is charged by the government from consumers, subsidies are a benefit that is given to consumers. Yes, so subsidies reduce the burden of tax on the consumers, indirect tax increases the tax burden on the consumers. Yes beta, that is why this is being added and that is being subtracted, because adding taxes will make the commodity expensive, giving subsidies will make the commodity cheaper. Okay sir, ये बात समझ आती है, ठीक है। अब मैं इन्हीं तीनों से, इन 3 फॉर्मूला से आपको 8 एग्रीगेट्स निकाल कर देता हूं। बेटा मैंने ये चैप्टर आपके साथ लास्ट क्लास में शुरू करा था, मैंने इसका नाम आपको ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताया था, आपको ध्यान होगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये भी इस चैप्टर का पूरा नाम नहीं है, आज इसका पूरा नाम बताता हूं मैं आपको। इसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। So today I'll be discussing about these related aggregates. Okay sir. So what are the related aggregates sir? मैं आपको 8 aggregates निकाल कर दिखाता हूं मेरे बच्चों, थोड़ी सी जगह यहां पर हम ले लेते हैं। पहला एग्रीगेट है जो इन 3 से ही बनेगा, इन 3 फॉर्मूला से ही बनेगा, ग्रॉस national product at market price. Second, gross national
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सिमिलरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो सर GNPMP GNPFC, यस बेटा. देन GDPMP GDPFC. ओके. अब जैसे ग्रॉस के साथ मैंने नेशनल और डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स बनाए, वैसे ही मैं नेट के साथ भी बनाऊंगा. नेट, ग्रॉस की जगह नेट आ गया. नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो जैसे GNPMP GNPFC था, वैसे ही NNPMP NNPFC. पार्थ बेटा, ये GNPMP और NNPMP में किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है आपको? सर ग्रॉस और नेट. ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस था बेसिकली, मेरे को ये बताओ. ग्रॉस और नेट एक दूसरे से क्यों अलग थे? स्नेहा ने बताया कि सर डेप्रिसिएशन की वजह से अलग थे. तो मैंने पूछा स्नेहा यहां क्या होगा, तो स्नेहा ने बोला सर यहाँ ना डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा. मैंने कहा वो कैसे? सर ग्रॉस का फॉर्मूला होता है ना नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जुड़ा होगा यहाँ पर. मैंने कहा अगर नेट होगा तो सर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा. अब अगर 1 करोड़ की मशीन थी, 30 लाख रुपए कम हो गई, तो 70 लाख में थोड़ी है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तो 1 करोड़ की वैल्यू में है. तो इसीलिए ग्रॉस की वैल्यू में डेप्रिसिएशन है, नेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं है. मैंने कहा ओके ठीक है बेटा. आगे चलते हैं. देन वी हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. जैसे GDPMP था वैसे NDPMP. एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं. सर ऐसे GDPMP में और NDPMP में चाहे आपको क्या डिफरेंस दिखता है बेटा? GDPMP और NDPMP में किस चीज का डिफरेंस है? ग्रॉस और नेट का. और ग्रॉस और नेट में हमेशा किस चीज का डिफरेंस आता है बेटा? डेप्रिसिएशन. तो ग्रॉस में इंक्लूडेड होगा, नेट में एक्सक्लूडेड होगा. अच्छा सर इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है बेटा? बताना इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस दिखता है आपको? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है? किस चीज? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस में इंक्लूडेड होगा? टैक्स किस में इंक्लूड होता है? मार्केट के प्राइस में या फैक्टर कॉस्ट में? मार्केट प्राइस. इसमें इंक्लूडेड है और इसमें एक्सक्लूडेड है. प्रोड्यूसर थोड़ी ले रहा है उसे, तो फैक्टर कॉस्ट में थोड़ी जोड़ेगा, मार्केट प्राइस में जोड़ेगा क्योंकि कंज्यूमर दे रहा है. ओ तभी लिखा होता है सर हर चीज के पीछे MRP के नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो मतलब उसमें प्रोड्यूसर के पैसे भी जुड़े हुए हैं और टैक्स भी जुड़ा हुआ है. यस मेरे बच्चे. अच्छा सर ठीक है फिर तो ये. अच्छा सर इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? देखना मेरे बेटे, ये है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो इन दोनों में डिफरेंस मेरे को अभी एक बच्चे ने बताया कि सर NFIA का डिफरेंस है इनके बीच में. अच्छा बताना किस में इंक्लूडेड है और किस में एक्सक्लूडेड है? सर नेशनल में इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है और इसमें ये तो हमें पहले ही चार्ट से पता है कि नेशनल के अंदर NFI आता है, डोमेस्टिक के अंदर थोड़ी आता है. अच्छा सर बड़ा इजी सा लग रहा है ये, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं है मेरे बेटे. अब मैं आपको ना GDPMP की डेफिनेशन बताता हूँ. बताओ सर. आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो बेटा. ये 8 एग्रीगेट्स और ये डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. तो इट इज द ग्रॉस. अब ये ग्रॉस क्यों आया? क्योंकि यहां पर वर्ड था ग्रॉस. अच्छा सर अच्छा अगर यहाँ N होता है, NDPMP होता है, तो आप क्या लिखते हैं? तो मैं लिखता हूं यहां पर इट इज दी नेट, आगे जो भी लिखना था, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हम सिर्फ गुड्स को नहीं बेटा, सर्विसेज को भी जोड़कर चलेंगे. इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाला वर्ड कहाँ से आया?
क्योंकि बेटा जो सेकंड लेटर है वो ना डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक इनकम जब हम देख रहे होते हैं, डोमेस्टिक वर्ड देख रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की प्रोडक्शन इंक्लूड होती है। सर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या था? हमारी ज़मीन, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे रेजिडेंट के शिप एयरक्राफ्ट, हमारे रेजिडेंट के फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म, और हमारी कंट्री के एम्बेसी या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि उन सब में जो भी प्रोडक्शन हुई है वो। अच्छा सर, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of an economy in an year। अच्छा मतलब सर हम जो ये एग्रीगेट्स निकालते हैं एक साल के लिए निकालते हैं। यस मेरे बेटे, बोलते हैं ना इंडिया की जीडीपी है 10 लाख करोड़ रुपए, तो वो किसी एक साल की होगी बेटा, कि एक साल में इतने रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ। वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पर कर रहा हूं, इस वैल्यू के अंदर सपोज 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, तो इसके अंदर टैक्सेस जुड़े हुए होंगे या नहीं जुड़े हुए होंगे? क्या लगता है बेटा? सर जुड़े हुए होंगे। जुड़े हुए होंगे। ओके रिया, ओके ठीक है, जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा, बात समझ आती है। तो मैं यह लिख रहा हूं, इट इंक्लूड्स, पहला तो ग्रॉस है, वर्ड ग्रॉस है, तो ग्रॉस के अंदर क्या चीज जुड़ी हुई होती है या नहीं जुड़ी हुई? डेप्रिसिएशन। अच्छा, इंक्लूडेड होती है एक्सक्लूडेड होती है? इंक्लूडेड। तो इसीलिए मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन उसका एक पार्ट होता है। अच्छा सर, एक्सक्लूड्स एनएफआईए। सर एनएफआईए एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो बेटा? बिकॉज इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी। If it would have talked about national word, then I would have included NFIA. ओके सर। अच्छा, आपने MP लिखा हुआ है सर, आगे MP मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं, तो इंक्लूड्स NAT। ये है हमारी डेफिनेशन मेरे बच्चे, एक बार आप नजर मारो। इट इज द ग्रॉस। ग्रॉस क्यों आया? क्योंकि यहाँ ग्रॉस था। वैल्यू ऑफ ऑल फाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्यों आया डोमेस्टिक टेरिटरी? क्योंकि यहाँ D था। ऑफ एन इकोनॉमी इन एन ईयर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, क्यों आया? क्योंकि यहाँ MP था। फिर मैंने लिखा क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। सर बड़ा इजी है यार ये तो। सर GDP FC बताओ यार फटाफट, आप छोड़ो सारी बात। तो बेटा ये तो आप बता सकते हो मेरे को, हाँ जी मेरे साथ साथ बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑफ करके भी बोल सकते हो। तो इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस क्यों आया? क्योंकि यहां पर ग्रॉस था। प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों आया? क्योंकि यहां पर D लिखा हुआ था। ऑफ एन इकोनॉमी इन एन ईयर valued at factor cost। valued at factor cost। अच्छा सर ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर वैल्यू हो गया। अब सर इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड या क्या क्या एक्सक्लूडेड है। हाँ तो बेटा अगर ग्रॉस वैल्यू है तो मुझे बताओ फटाफट, इंक्लूड डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन? इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, करेक्ट मेरे बेटे, इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अच्छा डोमेस्टिक है तो NFIA इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? excluded, एक्सक्लूड्स NFIA। और FCF फैक्टर कॉस्ट है, वही 100 रुपए की बात है, सरकार के टैक्सेस उसमें होंगे या नहीं होंगे? एक्सक्लूड्स NIT। बेटा ये NFIA नहीं है, NIT है, ध्यान से, ठीक है कोई बात नहीं। NIT का फुल फॉर्म है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सारा कहती है कि सर देखो अगली डेफिनेशन जो है ना वो तो मैं ही बताऊंगा और कोई नहीं बताएगा। मैंने कहा ठीक है सारा कह रही है चलो सर आप लिखो, मैं मन में बोलती हूँ। हाँ जी NDP MP की बात हो रही है मेरे बेटे, तो इट इज दी ग्रॉस लिख दूं ना आप दोबारा से, या क्या लिखना पड़ेगा? इट इज दी नेशनल नहीं, नेट। ग्रॉस के साथ नेट आता है। नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी
डोमेस्टिक टेरिटरी, क्यों आया डोमेस्टिक टेरिटरी? क्योंकि यहाँ डी लिखा था, ऑफ एन इकोनॉमी इन एन ईयर, हाँ जी, वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि आगे एमपी लिखा है। सर एफसी होता तो बेटा फैक्टर कॉस्ट हो जाता फिर। सर इसमें बताओ क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है? तो बेटा नेट है, क्या डेप्रिसिएशन इसका पार्ट होगा या नहीं होगा? Excluded. इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अच्छा डोमेस्टिक है तो एनएफआईए इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? Excluded. एक्सक्लूड्स एनएफआईए, क्योंकि हमने तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी है, तो बाहर वाली इनकम कैसे आ जाएगी इसमें भाई? और मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? Included. Included. So it includes NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है सर, बात समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बड़ी इजी है डेफिनेशन, ये तो वही 3 फॉर्मूला से ही चल रही है अपने आप ही। एक फॉर्मेट है, गिवन फॉर्मेट, बस उसी में ही हमें पुट करना है। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ all final goods and services। सर ये नेट क्यों आया? क्योंकि बेटा यहाँ नेट था, प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि बेटा यहाँ डी लिखा हुआ था। ओके, तो मतलब अब्रॉड की इनकम नहीं आएगी इसमें? नहीं। Of an economy in an year valued at factor cost। सर ऊपर तो मार्केट प्राइस आया था बेटा, ऊपर एमपी लिखा था, यहाँ एफसी लिखा है, इसलिए यहाँ फैक्टर कॉस्ट। सर फैक्टर कॉस्ट तो वो होता है ना जो प्रोड्यूसर को मिलता है, इसमें टैक्स तो नहीं होता? नहीं मेरे बेटे, इसमें टैक्सेस नहीं होते। तो इट, हाँ बेटा बताओ, अब नेट है तो इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अच्छा डोमेस्टिक है तो एनएफआई इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड है एनएफआई भी। और एफसी है तो एनआईटी इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड। ये भी एक्सक्लूडेड। अच्छा सर मतलब इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ? नहीं मेरे बेटे, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये प्योरली प्रोड्यूसर की जेब में जाता है पैसा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मेरे बच्चे अभी बताऊंगा। अब आते खतरनाक वाली डेफिनेशन पे। सर कौन सी खतरनाक वाली डेफिनेशन? जीएनपीएमपी। अब आप में से कुछ बच्चों ने तेजी से डेफिनेशन लिख ली होगी और फिर ट्राई कर रहे होंगे कि जीएनपीएमपी की डेफिनेशन लिख कर करता हूँ, खुद से करता हूँ। तो इट इज दी ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services produced in the, अब भाई वहां डी लिखा होता था तो वी वेरी इजीली रोट डोमेस्टिक टेरिटरी। अब मुझे एक बच्चे ने बोला सर यहां लिख दो आप नेशनल टेरिटरी, बात ही खत्म। बेटा इकोनॉमिक्स ना ऑलरेडी इवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, काफ़ी कुछ इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें इकोनॉमिक्स नहीं बनना, क्योंकि नेशनल टेरिटरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने बनानी थोड़ी, इको हमने पढ़नी है मेरे बेटे, बनाएंगे बाद में जब आप थोड़ी से हायर उसमें जाओगे तो इको बनाना मेरे बेटे। अभी इको को बनाने दो आपको। कहने का मतलब ये है कि इको बताएगी आपको क्या करना है। तो कहने का मतलब नेशनल टेरिटरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। नेशनल टेरिटरी का मतलब तो तुम ये कह रहे हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी, इसके अलावा जितना भी वो भी हमारा, ऐसे कहते भाई। इसीलिए नेशनल को लिखने के लिए मैं एक फ्रेज लिखूंगा। सर क्या फ्रेज होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड। हमें पता है ना नेशनल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है एनएफआईए। तो जब मैं नेशनल इनकम की बात करूंगा यानी कि एन की बात करूंगा यहाँ पर, तो उसमें मैं डोमेस्टिक टेरिटरी वाली प्रोडक्शन भी इंक्लूड करूंगा और अब्रॉड वाली प्रोडक्शन भी इंक्लूड करूंगा। ये अब्रॉड मेरी टेरिटरी नहीं होती, ये टेरिटरी किसी और कंट्री की, बस मैं पैसे कमा रहा हूँ। जैसे हमारी ब्रांच थी ना एसबीआई की यूएस में,
लंच के बाद आना, तो वहाँ से 10,000 करोड़ का जो प्रॉफिट आ रहा था वो हमारी डोमेस्टिक इनकम तो नहीं है, मतलब डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा, पर अब्रॉड वाले उसमें इंक्लूड होगा। ओके सर, ये बात थी। हाँ, तो वो चीज़ जो है, जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है यूएस में हमारी एक एसबीआई की ब्रांच के द्वारा, वो ना तो जीडीपी एमपी में आएगा, ना जीडीपी एफसी में आएगा, ना एनडीपी एमपी में आएगा, ना एनडीपी एफसी में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हाँ, इसमें आएगा क्योंकि वो हमारे अब्रॉड से आने वाली इनकम का पार्ट है। हाँ जी सांची बेटा, ये बात समझ आती है, कोई दिक्कत तो नहीं? वो सब क्या? Okay. So it is the gross value of all foreign goods and services produced in the domestic territory as well as abroad in an year, valued at market price. ठीक है सर, valued at market price. अब gross है तो बताना मेरे बेटे, depreciation included या excluded? Included. Included. Very good मेरे बेटे, it includes depreciation. अच्छा, नेशनल है तो अब्रॉड वाली इनकम एनएफआई इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? Included. सर सीधा सीधा इंक्लूडेड है, ये लिखा हुआ अब्रॉड वाला भी इंक्लूड करना है। और मार्केट प्राइस है तो टैक्सेस की वैल्यू इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? Included. इंक्लूडेड। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर अब जीएनपी एफसी की डेफिनेशन ना आप बोल दो हमें, तो मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। अगर कहीं गलती करूँ तो वहीं एकदम से माइक अनम्यूट करके बोल देना कि यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं गलती करूँगा। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल, सर ग्रॉस Sir, gross value. ओके, ग्रॉस, ओके, सॉरी। It is the gross value of all final goods and services produced in the domestic territory of an economy in an year. As As well well as as abroad. abroad. अरे अब्रॉड क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, सॉरी, National. नेशनल। हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड इन एन ईयर वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस। अबे फैक्टर कॉस्ट ये धप्पा इसलिए ही कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है, ध्यान नहीं है। फैक्टर कॉस्ट ऊपर वाली डेफिनेशन देख रहा है, कह रहा ऊपर वाले देख के ही तो बोलना है। चलो आओ, कोई बात नहीं, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ग्रॉस है तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेशनल है तो इंक्लूड्स एनएफआईए, पर फैक्टर कॉस्ट है तो एक्सक्लूड्स एनआईटी। ठीक है सर। अच्छा सर, मतलब ये हमें खुद से लिखनी है क्या बेटा? कुछ तो होमवर्क भी तो होगा ना। एनएनपी एमपी सारा कहती है, मैं बताती हूँ। देखो सर, इसके आंसर होगा इट इज़ दी नेट वैल्यू of all final goods and services produced in the domestic territory of an economy in an As well as abroad. as well as abroad in an year valued at market price. It excludes depreciation, includes NFIA, excludes NIT. ओके, सारा धप्पा includes NIT है, ध्यान ही नहीं है इधर। NNPFC, तो NNPFC की क्या डेफिनेशन है? इट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड in an year valued at factor cost, excludes depreciation, includes NFIA, excludes NIT। सही डेफिनेशन बोली है मैंने, कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है यहाँ पर। ठीक है सर, ओके। तो अब ना मैं आपके लिए दोबारा से वो 3 फॉर्मूलाज लिखता हूँ। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इन्हीं की बदौलत जो है ना, हमने 8 डेफिनेशंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करी हैं। जो बाकी की 3 डेफिनेशन नहीं लिखी हैं वो आपका होमवर्क भी है बेटा। ठीक है सर, ये 3 फॉर्मूलाज थे। मैंने आपको बताया कि इससे ना बेटा 8 एग्रीगेट्स बनते हैं, जीएनपी एमपी जीएनपीएफसी, यानी कि ग्रॉस नेशनल, नेशनल के अंदर ये दोनों बनते हैं। ऐसे ही
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस सर डोमेस्टिक वापस से आपने जीएनपी एमपी लिख दिया। ओहो, स्कूल टीचर्स होते हैं ना, यहाँ पर बोलते हैं आई वॉज टेकिंग यू, ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे ही मेरे बेटे एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, नेट से नेशनल मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, नेट से डोमेस्टिक मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। ओके सर। अब जब हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स में ना हमारे साथ जो हमारा एग्जामिनर है वो गेम खेलता है। मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला है जिससे जीडीपी एमपी निकलता है। एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको आगे जाकर, मतलब 2-3 क्लास बाद जाकर, उससे जीडीपी एमपी निकलेगा। पर एग्जामिनर देखता है कि यार ये बच्चा जो है इसने तो मेरे को ज़िंदगी भर बहुत तंग करा है, तो मेरी बारी है अब। तो वो आपको जीडीपी एमपी निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा मेरे को तो एनएनपीएफसी चाहिए। बोल क्या करेगा, मेरे को चाहिए। तो अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन माइनस अभी देख लेते क्या माइनस क्या प्लस, मेरे को तो खुद नहीं आता भाई, मैं तो तुम्हारे भरोसे हूँ। यू आर गिवन विद जीडीपी एमपी। सर सिर्फ वो एनएनपीएफसी निकलवाएगा? भाई ये भी निकलवा सकता है, ये भी निकलवा सकता है, ये अच्छा मतलब कुछ भी निकलवा सकता है। हाँ बेटा, ऐसे कभी कभार हो सकता है कि हमें एनडीपीएफसी दिया हो और बोले एनडीपी एमपी निकाल दो, एनडीपी ये निकाल दो, कुछ भी निकलवा सकता है। मतलब क्योंकि हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं, आप देखो ना ध्यान से, 8 एग्रीगेट्स हैं और हर एग्रीगेट को बाकी बचे हुए 7 एग्रीगेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इसको मैं बाकी 7 एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको बाकी 7 एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर 56 कन्वर्जन्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। सर क्या ये हमें याद करनी होगी? एंड द आंसर इज नो, ये अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली करनी आ जाएंगी। सर वो कैसे? बस आपको वो 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। ये 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं और आपको बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। सर वो कैसे बताओ जरा? बताता हूँ बेटा, सिंपल मैथ्स है। देखो मेरे को जीडीपी एमपी दिया हुआ है, मुझे निकालना है जीएनपी एमपी, मुझे निकालना है जीएनपी एफसी। मैं जीडीपी एमपी अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे निकालना है जीडीपी एफसी, मुझे निकालना है एनएनपी एमपी, मुझे निकालना है एनएनपी एफसी, मुझे निकालना है एनडीपी एमपी और मुझे निकालना है एनडीपी एफसी। ओके, 8 चीजें निकाल के दिखाता हूं मैं। चलो मेरे पास जीडीपी एमपी है, इक्वेशंस है, इक्वेशंस को इक्वेट करना है मेरे को। सर वो कैसे इक्वेट होगा बताता हूं। देख बेटा वंशिका, इधर ग्रॉस है, इधर भी ग्रॉस है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, मैं उसे डिस्टर्ब क्यों करूं? दिक्कत तो तब होती ना इधर ग्रॉस होता और इधर नेट होता। तो मुझे पता है अगर इधर ग्रॉस है इधर नेट है तो मैं डेप्रिसिएशन यहां पर जोड़ देता अगर 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 इधर नेट होता तो। पर क्योंकि अभी नहीं है, दोनों जगह ग्रॉस ग्रॉस है, तो मैं इक्वेशन को डिस्टर्ब क्यों करूं? सर उल्टा भी तो हो सकता था, इधर नेट होता और इधर ग्रॉस होता तो क्या करते सर आप? तो उल्टा कर देता मैं फॉर्मूला, माइनस कर दे इसमें डेप्रिसिएशन। भाई 70 लाख की मशीन क्यों रह गई थी? क्योंकि 1 करोड़ की ली थी, 30 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन थी। ओ अच्छा, मतलब ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन है, तो उसका डिराइव्ड फॉर्मूला क्या हो गया? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो सर अब क्या करना है? सिंपल है, ग्रॉस ग्रॉस, कुछ नहीं करना। दूसरा फॉर्मूला, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक। क्या होता था बेटा फॉर्मूला दूसरा हमारा? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, बोलो, प्लस NFIA। यही तो होता है ना, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA।
सर अगर उल्टा होता, डोमेस्टिक इधर होता और नेशनल इधर होता, तो माइनस NFIA हो जाता। सर सो इजी इट इज, और MP तो इक्वल है ही है सर, बस हो गया। हाँ सही है सर। अच्छा सर ये बताओ, ग्रॉस कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, क्या करूं बेटा, प्लस NFIA या माइनस NFIA, जल्दी से बताओ। प्लस NFIA, क्योंकि मेरा दूसरा फॉर्मूला नेशनल जो डोमेस्टिक प्लस NFIA। तीसरा फॉर्मूला ध्यान से, तीसरा फॉर्मूला था MP इक्वल टू FC प्लस NAT। मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्रोड्यूसर की फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दो। तो अगर मेरे को सिर्फ प्रोड्यूसर की कॉस्ट चाहिए तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस जोड़ दूं या हटा दूं? हटा दो। माइनस NIT, तभी तो निकलेगा। और हमने पढ़ा भी तो है कि FC एक्सक्लूड्स NIT, नेशनल इंक्लूड्स NFIA। अच्छा सर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, चलो ये मैं आपके लिए कर देता हूं, हो गया। चलो G D P फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से NIT माइनस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब सिंपल रूल से चलेंगे। हाँ जी, नेट में डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? होगा। माइनस, ग्रॉस में से हटा दिया डेप्रिसिएशन फिर मैंने। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। MP का कुछ होना नहीं है सर, ये तो बहुत इजी है यार, मतलब वही 3 फॉर्मूला दिमाग में रख लें बस। हाँ, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो माइनस NIT। बेटा जो बच्चे नहीं बोलेंगे दे विल सफर इन दिस, तो प्लीज साथ साथ बोल लो मेरे। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेम, मार्केट प्राइस सेम। लास्ट पे चलते हैं, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, DD सेम, PP सेम, FC इज इक्वल टू MP NIT। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। सर एक बार सर ऊपर एक बार दोबारा स्क्रॉल कर दो, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यस सर, वो पूरा नोट नहीं किया सर। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर, हो गया सर। चलो अब लेट्स सपोज यू आर गिवन विद NNPFC। चलो हाँ जी बताओ, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, बोलो जल्दी से फटाफट, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल सेम, MP मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ऐसे ही यहाँ NNPFC है अपने पास, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस होगा बेटा, प्लस डेप्रिसिएशन होगा। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, जो हमारा पहला फॉर्मूला था। NN सेम, PP सेम, FC सेम, आगे कुछ नहीं करना। चलो जी, हाँ जी, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट एडिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम दी हुई है तो माइनस, अब्रॉड हटा दो ना, उसमें से निकल जाएगा। मार्केट प्राइस निकालना है, ऐड NIT। सर ये तो बहुत इजी है यार, ये इसको बोल रहे थे 56 फॉर्मूला हमारी शान के खिलाफ है ये। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक ठीक है, बहुत बढ़िया। गौरव अरोड़ा सारे आंसर दे रहे हैं हम लोगों को। NN सेम, PP सेम, अच्छा ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। ये मैं कर देता हूँ, हो गया। सारे मुश्किल क्वेश्चन मुझे ही करने पड़ते हैं। नेट सेम, डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल
minus Minus NFI plus MP NIT. इज इक्वल टू FC प्लस, MSI plus NIT. हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी, नेट नेट सेम, Minus minus माइनस NFI. सही है सर ये तो, बस बस इतना ही होगा बेटा, प्लस प्लस कुछ नहीं करना, प्लस 0 कर दो नहीं तो इसमें, यही हो सकता है। चलो आओ, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक होमवर्क तो आपको वो जो 3 डेफिनेशंस लिखनी है सर, कौन सी GNPFC, एक डेफिनेशन डिफाइन GNPFC, NNPMP, NNPFC, और कन्वर्जन्स भी दे रहा हूं, कन्वर्ट GNPFC इनटू एवरीथिंग, यानी कि आपको सारी चीजें निकालनी है GNPFC को बेस रखकर। तो सर GNPFC को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा, यहां पर, यहां पर ये इसकी जगह GNPFC आ जाएगा। ओके, और एक NDPMP इनटू एवरीथिंग, ये 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ये आपका होमवर्क है मेरे बच्चे, ये आपको अगली क्लास से पहले करके रखना है। सर इसकी इमेज खींच के ग्रुप के ऊपर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, आप खींच लो बेटा, इमेज खींचो फटाफट।